नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल शुद्ध दूध मिलना कितना मुश्किल है ये तो सब जानते हैं। तो क्या हम बकरी खरीद लें? आइए इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि बकरी खरीदने से हमारी समस्या का हल होगा या नहीं। कहानी का शीर्षक है कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फर्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगती, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन दोस्त से कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफ़ी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार है। वह उसे पूरी आज़ादी से पाथे उपले बनाए, घर लिपे, पड़ोसियों को दे या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा, और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और ना किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़े हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत की है मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यह पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार न होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाली में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आध शक्कर डालकर कुछ दिनों तक दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए, और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती दूध ले जाकर उन्हीं के सर पटका। मैं नौकर को मना करता। वह कहती अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती क्या? इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि यह लोग दूध देखकर समझ क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपये खर्चे हैं तो उसका मज़ा तो मिलेगा। चड्डा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफ़ी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती तो यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी है। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी है। क्या वह यकायक इतने बेवकूफ़ हो जाएंगे? सरीहन आँखों में धूल झोंकेंगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन है कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्डा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों में बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नाद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी आहिरीन की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डालती, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम होता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे उसका प्रेमी हो गया। पछाई नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, 25 रुपये में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही निकले।
एक छोटी सी मिट्टी की नाद मंगवाए गए। चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मसले ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले यह बात सोचती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घुमा चरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया करिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ? इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकल कर खेत और बाग है, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाएगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो काछियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करेगी। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता था कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गले चराया करते था। कृष्ण जी गायें चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गले में बकरियां न रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़ें चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वह कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वह हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो देगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में उनकी अपनी हतक समझता है। जरायम पेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूं वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई आज़ादी नहीं है, इसे वह शायद न समझ गई। एक रोज किसी खेत में घुस गए और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिया और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी हौज भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर राण खेत में घुस गए और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भाव नहीं बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है, हाकिम होंगे, अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐट दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी न सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौक़ों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में यह गुल गपड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हैकड़ों से बोली, तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी? नाहक टर टर कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गए तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार जो एक भी मुंह से निकाले। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों के रूप ढूंढ दे। अपनी गति तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इत्तला कर दे तो बंधे बंधे फिरो। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों को नुकसान भी करती हो और ऊपर से रौबे जमाती हो, इसी का नाम है इंसाफ।
देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो न मानोगी, शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का शक्ति के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे यह लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहो करो कि किसी खेत में न जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और झटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़े का दिन था, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौट कर जरा आराम किया करता था, आज कवायद करनी पड़ी। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाए तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ू तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाता है। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक आंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह जवाब कुछ हल्के फल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफ़ेद पोशी ने आत्मगौरव के जवान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते ही सारी हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ले और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाने मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नज़रों में गिर जाना मुझे पे कालिक लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या करे। लेकिन बकरी इतने आसानी से अपनी निर्द्वंद और आज़ाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपने साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मैं का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दों को छत विछत करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उससे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़े का दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी न निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा सी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह भला मेरे सिर मढ़ी। गिरस्ती भी जंजाल है। बच्चा न होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख न होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले।
आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जूड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी ना बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। ला हौल वला कुव्वत। जी में आया कि कम वक्त को यहाँ छोड़ दो, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐंठन छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था। वह अलग, यह तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अक्ल काम न करती थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज़ भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियाँ जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज़ से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसके कर्ण कटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली जाती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुँचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था, और पेड़ भी था गुल्लर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा। वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा, घर जा पहुँचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियां और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पील पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्ला कर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकाएक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। बारी मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना ना हुई। जब मकान कोई 4 फलांग पर रह गया और मेरे कदम तेज किए कि कहीं से कोई देख न ले, तो वह काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेढ़े थी, जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं और बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वह काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हो कि मददगार है। इस मर्द की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, यह यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे, कहाँ से पत्तियां तोड़े लाता है। मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा। रोए बर्छियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश न रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज़, वह कर्कश आवाज़, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी।
बीबी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी न लगे, जीना मुहाल किए देती है। घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं? मैंने इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला यह काम करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा, चाहे कसाई के देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में रह गया। मरकही है क्या बाबूजी? नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी? लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, सवा सेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी थी। गडरी ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगराज ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली बार ही मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा सी ऐतराज न किया। काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिया को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगुना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहाँ बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आए, फिर शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाए और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों से बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती थी, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लो। अभी तबीयत नहीं भरी, तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गए। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंखों में आंसू भरे यह तमाशा देखती रही। गडरिया ने चीलम भरी और घर से आंगन में आंग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? बच्चे कहाँ तक पिएंगे बहू जी, 2 सेर दूध अच्छा ना होता था, इस मारे नहीं लाया। मुझे रात को वह मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से ना वह गडरिया नजर आया, न वह बकरी, और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा रहती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।